Hello learners, welcome to Steppen, and today we are going to start with the very second part of electric charges and fields. Last part, that was part number 1, वहाँ पर हमने देखा था till the topic of Coulomb's law, and we have derived कि किस तरीके से वहाँ पर proportionality constant कैलकुलेट किया गया था, उसकी SI यूनिट और डायमेंशन को कैलकुलेट किया था। और इस सेकंड पार्ट में अब हम देखने जा रहे हैं furthermore topic related to the continuation of the same chapter. तो कंटिन्यूशन में सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज परमिटिविटी। अब परमिटिविटी वर्ड है क्या और ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ यू कुड लुक वेरी फर्स्ट पॉइंट about the permittivity is that when two charges are placed in any medium other than the air, the force between them is greatly affected, right? तो वो अफेक्ट होगा कैसे? So permittivity is a property of the medium which determines the electric force between the two charges situated in that particular medium. कहने का सेंस ये है कि जो परमिटिविटी होती है किसी मीडियम की, वो डिटरमिन करती है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस किस तरीके से बिहेव करेंगे। मीन्स उनका स्ट्रेंथ पहले से कम होगा या ज़्यादा होगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट ऑफ अ मीडियम। तो इसको हम एनालाइज कैसे करें ना मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ऑफ अ मीडियम may be defined as the ratio. Yes, the very first thing to understand is the ratio. अब ये ratio किस चीज़ का होगा? The force between two charges placed some distance apart in free space. तो पहला तो हमें मिल गया कि free space में the force between the same two charges when they are placed in the same distance apart in the given medium. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें दो चार्जेस जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें तो उनका रेशो निकालना है। पहले कब? जब वो फ्री स्पेस में होंगे, मीन्स वैक्यूम में, और उसके बाद उसी का रेशो निकालना है उसके साथ जब वो मीडियम में होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। तो इसी पूरी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर जाते हैं। अब वो कैसे लेकर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। तो मान लीजिए हम स्फेरिकल फॉर्म लेते हैं, मीन्स दो माइन्यूट चार्जेस हैं। सो लेट देम बी Q1, द अदर बी Q2, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज डिफाइंड बाय आर, राइट। और हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि अभी इन दोनों के बीच में वैक्यूम है। तो जैसे ही हमें पता है कि वैक्यूम होगा, इट मीन्स जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम में लगेगा। दैट वुड बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द प्रोडक्ट between the two charges divided by the square of the distance between them. तो ये केस कब अराइज होता है? ये केस तब अराइज होता है when this is in free space, और free space का मतलब है आपका वैक्यूम। टू द रेशो, अब वो रेशो किसके लिए? जब सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर एक मीडियम में इंसर्ट कर दिया जाए। तो पहले तो हमारे पास ये मीडियम होना ज़रूरी है। तो मान लीजिए हम इस पूरे सेटअप को किसी मीडियम में इंसर्ट कर देते हैं, लेट अस से अ वाटर और इवन द एयर। तो ये जो हमने ड्रॉ करा है ये किसी भी तरीके का मीडियम अज्यूम कर लेते हैं। तो मीडियम के अज्यूम करते के साथ ही क्या होगा कि अब हमारे पास जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मीडियम के लिए परमिटिविटी लिखते हैं तो वहाँ से नॉट हट जाता है, राइट। whereas the rest of the things remain same, means the magnitude of the charges and the distance between them. और ये केस कब अराइज होगा? जब ये सभी चीज़ें किसी मीडियम में रखी जाएंगी। एंड यस, वी डू गॉट द रेशो बिटवीन देम, मीन्स हमें इसका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने का सबसे आसान तरीका, इनको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल इफेक्ट। तो डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? देखिए ये सब कुछ सेम था, चार्ज और डिस्टेंस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एज वेल एज 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया। So the conclusively, what would you get? You would get that force in the vacuum to the force in the medium will be given by 1 over epsilon naught to 1 over epsilon. जब उसको रीअरेंज करेंगे तो you will get epsilon by epsilon naught. It means ये आपका permittivities के बीच में relation है, तो you can write relative permittivity, or it could
वुड ऑल्सो बी गिवन बाय के एज अ कांस्टेंट, राइट। क्योंकि देखिए सर्टन मीडियम लेंगे, मान लीजिए आप वाटर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम में, तो उसको आप अर्थ पर निकालें, स्पेस पर निकालें, कहीं पर भी निकालें, दैट वैल्यू रिमेन सेम। अब बात यह आती है, ठीक है, आपके पास ये एप्सिलॉन आर या फिर जो भी कांस्टेंट है आपके पास आया है, तो इसकी ऐसा यूनिट या कोई डायमेंशन है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये पूरा जो रिजल्ट निकल कर आया, ये बेसिकली फोर्सेस के बीच का रेशो था। और जो फोर्सेस के बीच का रेशो है, तो देखिए फोर्स कहीं भी लगे उसकी जो ऐसा यूनिट है दैट मीन्स सेम। मीन्स अगर आप वैक्यूम में निकालते हैं तो भी न्यूटन होगा, मीडियम में निकालेंगे तो भी न्यूटन होगा, और जब न्यूटन तो न्यूटन है, दे माइट गेट कैंसर। सो यस, द रिजल्टेंट इज नथिंग बट गिवन बाय यूनिटलेस, मतलब इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है, और जब कोई ऐसा यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, राइट। सो दिस इज डायमेंशनलेस एज वेल। अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट टॉपिक ओवर हियर। तो पहले देखते हैं कहते क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, तो हमें टोटल फोर्स निकालना है, लेकिन किस पर, एक गिवन चार्ज पर, विच इज गिवन बाय द वेक्टर सम of the forces exerted on it due to all other charges। मतलब किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस कितना फोर्स लगाते हैं, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम समझते हैं कि काम कैसे करेगा, ठीक है। तो अज्यूम करिए कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस लाइक एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसको और एलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, मतलब सर्टेन पॉइंट चार्ज पर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है, तो आपको एक पॉइंट चार्ज को फिक्स करना होगा 0 0 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अब ये एक्स एंड वाई एक्सेस क्यों बोला, क्योंकि ऑन पेपर हम दो ही कोऑर्डिनेट बना सकते हैं यहाँ पर इजी रखने के लिए। तो मान लीजिए हम एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पर हमने एक स्पेसिफाई कर दिया है, सो लेट इट बी योर एक्स एक्सिस एंड द अदर बी योर वाई एक्सिस, ठीक। तो हमने एक्सिस को फिक्स किया। अब आप ऑटोमेटिक देखेंगे तो एक पॉइंट चार्ज हमारा जो है वो 0 0 एक्सिस पर आ गया, तो उसको हम नाम ले लेते हैं क्यू नॉट, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबका हम खुद नेम आउट कर सकते हैं एज Q1 Q2 एंड Q3। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि इस Q0 के रिस्पेक्ट में, जो कि 0 0 कोऑर्डिनेट पर सेट है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी इंडिविजुअल चार्जेस का डिस्टेंस कितना है। सो लेट अस से कि Q0 और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लेट इट बी योर R1 वेक्टर। ऐसे ही Q0 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेट इट बी R2 वेक्टर, और Q0 और Q3 के बीच का डिस्टेंस होगा, लेट इट बी R3 वेक्टर, राइट। और देखिए सुपरपोजिशन में क्या कहता है, दैट टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब हम इंडिविजुअली हर एक चार्ज का फोर्स निकालेंगे Q0 पर। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर फोर्स निकालते हैं फॉर द चार्ज 0 and 1, सो यस, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच वुड बी गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught into Q0 into Q1 बाय R1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस R1 दैट इज इन अ वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर आप निकालते हैं 0 और 2 चार्ज के बीच में, सो इट विल बी गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught into Q0 into Q2 बाय R2 स्क्वायर। अब आप निकालते हैं चार्ज 0 and 3 के लिए, so it will be given by 1/4 pi epsilon naught into Q0 Q3, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था, that was given by R3
राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में सिर्फ 3 ही चार्जेस हो, वहां पर तो मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं। तो आप इसी तरीके से उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड यू विल गेट अ रिलेशन फॉर 0 and nth particle that will be given by 1 upon 4 pi epsilon naught into q0 qn by rn square। और देखिए स्टेटमेंट आपको सब बताता है, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम। इट मीन्स अगर आपसे पूछा है कि अब इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, सो द टोटल फोर्स is given by the vector sum of all the individual forces। आप इन सभी को ऐड कर देंगे and so on, you will get the amount of force। So this makes clear the superposition principle over here। Moving forward to the next topic, that is different types of continuous charge distribution। तो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई हो जाता है कि हमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पर किस तरीके से, कॉन्टिन्यूस करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि फिजिकल वर्ल्ड में हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर है, हम मैक्सिमम 3 डायमेंशंस पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन अ फिजिकल वर्ल्ड, राइट। इट माइट बी 1, इट माइट बी 2 डायमेंशन और इट माइट बी 3 डायमेंशन। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले 1 डायमेंशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, सो द वेरी फर्स्ट इज योर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहने का सेंस है इन 1 डायमेंशन, राइट। तो हम 1 डायमेंशन के अंदर ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। अब 1 डायमेंशन के अंदर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस क्या, समझिएगा इसको। अज्यूम करिए कि आपके पास ऑलरेडी एक थिन वायर है जिसका जो ब्रेथ है वो नेग्लिजिबल है। तो ब्रेथ नेग्लिजिबल होते ही के साथ ही आपके पास सिर्फ एक एक्सेस होगा, दैट इज ओनली लेंथ, और वो पर्टिकुलरली किसी ना किसी मटेरियल का तो बना होगा। सो द अमाउंट ऑफ चार्जेस एसोसिएटेड विद द मटेरियल लेट इट बी कैपिटल क्यू। और इस पर आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट इन अ कंटिन्यूस मैनर। So the amount of charges that we had distributed over to it is delta Q। तो डेफिनेटली इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस डेफिनेटली होगा, और दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दिया जाएगा बाय अप्लाइंग द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ यहाँ पर एक्ट कैसे करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस हम देख नहीं सकते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी होती है, लेकिन हमने पहले ही टॉपिक में बोला हुआ है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसका फायदा उठाएंगे, एडवांटेज लेंगे। हाउ, तो वी डू नो वन थिंग कि जो हमने लेंथ ऑफ द वायर लिया है वो तो फिक्स है, लेट इट बी एल, राइट। तो हम इसको लेंथ को एल मान सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट वी विल टेक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस वायर। मान लीजिए हमने एक छोटा सा सेक्शन ऑफ वायर लिया है, तो उस स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर की जो लेंथ होगी दैट विल बी डी एल, and the amount of distribution of charges within this section is given by delta Q। So now what would you do? आप simply interaction forces निकालेंगे for this section of charges to that of the complete charge distribution of this wire, right? So let us say that the force of interaction over to this linear charge is given by 1 upon 4 pi epsilon naught into the amount of charge जिसका ये मटेरियल बना हुआ है multiply by delta Q as well as the separation distance between them is given by r square। but यहाँ पर जो interacting charges हैं वो बहुत छोटे हैं, given by delta Q over here। तो जो force of interaction होगा वो भी कैसा होगा आपका, बहुत ही कम होगा, डेल्टा से represent करेंगे। but what we need to see, हमें तो ये देखना है कि हमने जितना भी कॉन्टेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया उसका ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स कितना इंप्लाई हो रहा है। सो वी विल टेक हेल्प ऑफ और इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों फॉर्म्स को, राइट, एंड द इंटीग्रेशन विल बी टेकन ओवर टू द कंप्लीट लेंथ। once you take the integration over to the complete length you would get the force over to the length given by 1 over
4 pi epsilon naught into q integration of delta q by r square on the complete length of the wire. Now the question arises that do we know the value of delta q? क्या हमें इस डेल्टा q की वैल्यू पता है? द आंसर इज नो. तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो यहाँ पर हमारे पास एक फंडा आता है. एज सच यू आर अवेयर दैट द डेंसिटी इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम दिस केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव. उसी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ को भी हम अज्यूम कर सकते हैं एज टू बी linear charge distribution given by lambda, right? So this is your linear charge distribution. Yeah, linear charge density. Since you got delta q over delta L, therefore it would be easy for us to calculate the amount of delta q by cross multiplication as to be lambda into delta L. So अब आप delta q को replace कर सकते हैं with the linear charge density and the section of the length over here. तो आप इसको replace करें. So what would you obtain over here? You would obtain a resultant that is given by 1 over 4 pi epsilon naught into capital Q into L over to the complete length, this much. So over here you get a resultant for the force of continuous charge distribution over to length. The second type of continuous charge distribution may arise in 2 dimension also. So 2 dimension के लिए हमारे पास होता है surface charge distribution. Concept same होगा, but यहाँ पर आपके पास 2 dimension हो जाएगा. That is your surface distribution. Right? So that would be given by 2 dimension. अब देखिए it would be very easy अगर हम किसी प्रिफर्ड सरफेस एरिया को लेंगे तो बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा. बट ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा एक परफेक्ट और प्रिफर्ड शेप मिले. फॉर एग्जांपल अ सर्कल, अ रेक्टेंगल, अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर. एज सच इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो व्हाट शैल वी डू ओवर हियर? हम यहाँ पर एक असिमेट्रिक सरफेस लेते हैं. राइट? सो लेट अस टेक एन असिमेट्रिक सरफेस. सो लेट द असिमेट्रिक सरफेस समथिंग लाइक दिस. ये टोटली असिमेट्रिक हो गया. असिमेट्रिक है तो सर्टेन मटेरियल से तो बना होगा, तो खुद का चार्ज जो इसमें कंटेंट है, लेट इट बी कैपिटल Q, and let us say that we are also distributing the charges but in a continuous manner. So these charges are given by small q. But what will you do over here? आप यहाँ पर again एक वही concept लेंगे that we will take a small section of this asymmetric shape. आप एक छोटा सा section लेंगे, right? So this will give you a small surface area, and this small surface area do have a distribution of charges of delta q. आपको जो इंटरेक्शन निकालना है that will be between delta q and the capital Q. तो देखिए यही बात हम फिर से करेंगे जो हमने पहले किया, that we need to calculate the force butt up surface पर given by 1 over 4 pi epsilon naught into capital Q into delta Q by. बट सिंस आपके पास इंटरेक्शन चार्जेस बहुत छोटे हैं, डेल्टा क्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो भी स्मॉल अमाउंट ही निकलेगा. बट आप इसको कम्प्लीटली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द integration over to the complete surface. So what would you obtain over here? You would obtain over here as to be Fs given by 1 upon 4 pi epsilon naught into Q into integration of delta Q by r square over to the complete surface. अब देखिए जैसे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टू द लेंथ निकाला था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस गिवन बाय. तो जिस तरीके से वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पर होगा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ आप बहुत क्लियरली मेंशन कर सकते हैं that it would be given by a surface charge density. तो देखिए
अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि हम करना क्या चाहते हैं. So you can easily calculate the value for डेल्टा क्यू ओवर है. अब हम डेल्टा क्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाए हैं. सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस डेल्टा क्यू की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट किया है उसको रिप्लेस अप करेंगे. So after replacing the value, you would obtain that force to the surface is being given by 1/4 pi epsilon naught into capital Q integration of the surface sigma into ds over. So here we do obtain that if there is a continuous charge distribution over 2 dimension, तो हमें interacting force कितना मिलेगा. So next you could easily predict कि अगला क्या होगा. Yes, that would be nothing but a 3 dimension, और 3 dimension के लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेम तरीका, सेम कंसेप्ट, और आगे चलते हैं वॉल्यूम को भी देख लेते हैं. राइट. तो जब हम वॉल्यूम को देखते हैं तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस. दैट इज योर 3 डायमेंशन. अब अगर वॉल्यूम चाहिए तो डेफिनेटली किसी कंटेनर के अंदर कुछ अमाउंट कंटेन्ड होना चाहिए, और इसको सबसे इजीली विजुअलाइज करने का तरीका है दैट लेट अस टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. राइट. सर्टेनली वी कैन place like this and assume that this is a glass filled with water till a certain level. So the amount of charges associated with the water, let it be capital Q, and the amount of charges distributed inside it, let them be small q. And we will take a very small section out of it. तो जब हम इसका एक small section बाहर निकालते हैं out of this volume, so you will get a small amount of charges contained inside this volume, and we will again be calculating the same thing, that is force for this particular volume given by 1/4 pi epsilon naught into the interacting charges of that of a material with that of the distributed charges over r square. Now it would be very easily been calculated with that of integration. हम integration से निकाल पाएंगे. And over here also you will be getting a this value, small value, और इसको भी integrate करेंगे over to the volume. Now you will be obtaining a value of Fv as to be 1/4 pi epsilon naught into capital Q integration of delta Q over r square to the complete volume. Now how do we calculate this delta Q over to the charge that are distributed over to the volume? तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है. ध्यान से देखिएगा. The amount of charges distributed over the volume is being given by rho, and since you are having small interacting charges over the small amount of volume, so this is known as volume charge distribution. So let me write over here. Yeah, volume charge of density बोल सकते हैं. Much appropriate word over here. So you will get delta Q as to be rho into delta V. Now from here we can easily replace our value for delta Q, और replace करने के बाद आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा. You will be obtaining 1/4 pi epsilon naught into capital Q integration for the complete volume rho into delta V by r square. So through these methods it would be very easy for us to calculate and imagine to make a view how to calculate uniform charge distribution over different dimensions. I hope it would be very easily being understandable by all, and that's it for this part. Hope you like the video. So keep learning and keep watching. Thank you.